नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल एबीपी न्यूज और मैं अखिलेश आनंद हूं। अब आप देखेंगे आपका पसंदीदा वो शो जो जनता की आवाज है, यानी घंटी बजाओ। जैसा कि आप जानते हैं, घंटी बजाओ में सिस्टम और सरकार में बैठे हर उस ताकतवर शख्स से सवाल पूछे जाते हैं जो जनता की समस्याओं के लिए जवाबदेह होता है। हमारा प्रयास यही है कि जो कमजोर है उसकी आवाज दबने ना पाए। हम आपकी आवाज बनते हैं ताकि आपको इंसाफ मिले, आपको अपनी समस्या का समाधान मिल सके। इन दिनों लगातार बढ़ती महंगाई ने लोगों का बुरा हाल कर दिया है। पेट्रोल डीजल के जो दाम हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव तक नहीं बढ़ रहे थे, चुनाव के नतीजे आते ही दनादन बढ़ने लगे। नतीजा यह हुआ, खाने पीने की चीजों की बढ़ती कीमतों से त्रस्त लोगों पर पेट्रोल डीजल की महंगाई ने डबल अटैक कर दिया। आम आदमी का कहीं भी आना जाना तो महंगा हुआ ही, माल ढुलाई वाली गाड़ी में इस्तेमाल होने वाले डीजल की बढ़ी कीमत ने लगभग हर सामान के दाम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर वही है, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। हमारी ये रिपोर्ट देखिए और महंगाई के आगे लाचार दिखने वाली सरकार के खिलाफ 8422840000 पर घंटी जरूर बजाएं। एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। पगार बढ़ता नहीं, पेट्रोल रोज बढ़ रहा है। बहुत फर्क आ गया जी, हमारा तो सारा बजट ही खराब हो गया है। डीजल पेट्रोल से ही सब चीजों पे महंगाई है, यहाँ तक के खाना, राशन, पानी सब पे महंगा हो रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और रोज सरकार पर दबाव बनाने के लिए विपक्षी दल प्रदर्शन कर रहे हैं। आज पेट्रोल और डीजल 100 के पार हो गया है। क्या यूक्रेन का युद्ध पिछले 8 साल से चल रहा है? तेल थोड़ा कम कर लो या सैलरी बढ़ा दो। अब तो 4,500 रुपये लगने लगे तेल की। बताओ, 4,500 पेट्रोल में दूंगा तो मैं क्या कमाऊंगा, क्या खाऊंगा? तो आम लोगों पर महंगाई का नॉन स्टॉप अटैक जारी है। हर दिन जनता की जेब पर डाका डाला जा रहा है। देश के ज्यादातर शहरों में पेट्रोल 100 के पार पहुंच चुका है। पिछले 8 दिनों से जारी बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में भी अब पेट्रोल की कीमतों की सेंचुरी पूरी हो गई। पेट्रोल की जो नई कीमतें आई आपको दिखाते हैं। जो नई कीमतें हैं वो 100 रुपए के पार पहुंच चुकी हैं। 100 रुपए 21 पैसे जो पेट्रोल की कीमत है वो हो गई है। जो डीजल की कीमत है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गई है और 91 रुपीज और 47 पैसे हो गई है। बजट तो बहुत बिगड़ता जा रहा है और काफी बजट बिगड़ चुका है लोगों का। अब पेट्रोल डीजल पे अगर पैसे बढ़ेंगे तो हर चीज पे पैसे बढ़ेंगे। एक हफ्ते में टंकी फुल होता था 2700-2800 का, अभी होता है 3300-3400 का। इलेक्शनों से पहले कुछ नहीं था। जब तक इलेक्शन नहीं हो लिए उससे पहले कुछ नहीं था। जब इलेक्शन का रिजल्ट आ गया उसके बाद इन्होंने बढ़ाने शुरू कर दिया। दाम बढ़ना शुरू होने से पहले 21 मार्च को दिल्ली में पेट्रोल 95 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर बिक रहा था। 22 मार्च से दाम बढ़ने शुरू हुए। पहले 2 दिन यानी 22 और 23 मार्च को 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए, जिससे पेट्रोल 97 रुपए पर पहुंच गया। फिर एक दिन छोड़कर 25 और 26 मार्च को फिर से 80 पैसे बढ़े, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल 98 रुपए 61 पैसे हो गया। 27 मार्च को 50 पैसे और 28 मार्च को 30 पैसे की बढ़त के साथ ही दाम 99 रुपए 41 पैसे हुआ और मंगलवार को फिर 80 पैसे बढ़ते ही पेट्रोल 100 के पार चला गया। इससे पहले करीब 4 महीने पहले दिल्ली में पेट्रोल के दाम 100 रुपए से ज्यादा हुए थे। तब दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पर लगने वाले वैट को करीब 8 रुपए कम किया था। उसके बाद से 5 राज्यों में चुनाव के कारण पूरे देश में कहीं भी पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए, इसीलिए लोग राहत में थे। फिर यूक्रेन में जंग शुरू हुई और कच्चे तेल के दाम आसमान छूने लगे।
लेकिन तब भी तेल कंपनियों ने दाम नहीं बढ़ाए क्योंकि चुनाव खत्म नहीं हुए थे। चुनाव खत्म होने के बाद अब कच्चे तेल का दाम फरवरी की तुलना में कम हो रहा है, लेकिन तेल कंपनियां अपने 4 महीने के नुकसान की भरपाई में जुट गईं। इसीलिए हर दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद है अंधेरी इलाके में एक पेट्रोल पंप पे। आप पेट्रोल पंप पे देख सकते हैं आज का जो ताज़ा भाव है पेट्रोल का 114 रुपये 98 पैसा जाकर हुआ है, जबकि डीजल का जो भाव है 99 रुपये 19 पैसा हुआ है। थोड़ा पगार बढ़ ही नहीं रहे, अब पेट्रोल का भाव इतना बढ़ रहा है। अभी हमको मलाड से अंधेरी आना पड़ता है लड़की के लिए, पगार इतना नहीं है, इतना ट्रैवलिंग खर्चा में निकल जाता है, क्या करेंगे? अरे बहुत लगातार ही बढ़ रहा है, जब से चुनाव बीता हुआ है ना तब से ऑटोमेटिक बढ़ते ही जा रहे हैं। 22 मार्च के बाद से 7 दिनों में हुई बढ़ोतरी के बाद देश भर में पेट्रोल डीजल करीब 5 रुपए महंगा हो चुका है, लेकिन अलग अलग जगहों पर अलग अलग वैट और भाड़े के कारण कई शहरों में पेट्रोल नए रिकॉर्ड बना रहा है। जैसे राजस्थान का गंगानगर, यहाँ पेट्रोल और डीजल की कीमत पूरे देश में सबसे ज्यादा है। गंगानगर में डीजल भी 100 रुपए से ऊपर जा चुका है, जिसकी वजह से यहाँ किसान से लेकर कारोबारी तक सब परेशान हैं। रेट ज्यादा लगाने की वजह से पेट्रोल वोट से ज्यादा 5 या 6 रुपए ज्यादा है राजस्थान में। पूरे भारत वर्ष की बात कीजिए तो सबसे ज्यादा तेलों का रेट श्री गंगानगर में है। आज पेट्रोल डीजल 101 रुपए और पेट्रोल 118 रुपए के लगभग चल रहा है। इसी तरह मध्य प्रदेश के बालाघाट में डीजल 100 के करीब और पेट्रोल 115 रुपए तक पहुंच गया है। बालाघाट जिला छत्तीसगढ़ की सीमा पर है, जहां पेट्रोल की कीमत यहां से करीब 8 रुपए कम है। इसीलिए कुछ लोग तेल भराने छत्तीसगढ़ पहुंच जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का कहना है कि सरकार को यहां दाम कम करने के लिए कुछ करना चाहिए। हम लोग 100-200 रुपये रोज कमाते हैं, 150 का पेट्रोल डलवाना पड़ता है, ऊपर से पेट्रोल के रेट लगातार 2 दिन से बढ़ते जा रहे हैं, तो हम लोग को बहुत दिक्कत हो रही है। सवाल सिर्फ तेल की महंगाई का नहीं, डीजल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्ट का खर्च भी बढ़ेगा। ट्रांसपोर्ट के कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है, जिस तेजी से दाम बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए उन्हें भी अब अपना किराया बढ़ाना पड़ेगा, जिसका असर हर उस सामान के दाम पर पड़ेगा जिसकी ढुलाई होती है। अगर हमारी लागत बढ़ेगी तो हमारे किराए में भी बढ़ोतरी होगी। इससे जो भी एसेंशियल नॉन एसेंशियल जो कमोडिटीज है उसमें बढ़ोतरी होगी, यानी महंगाई में बढ़ोतरी होगी। और जो महंगाई उछले स्तर पर है, आने वाले दिनों में ट्रक भाड़ों में माल ढुलाई में बढ़ोतरी होने के कारण इसका असर महंगाई पर भी गिरेगा। तेल और पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्ष सरकार की घेराबंदी कर रहा है। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और रोज सरकार पर दबाव बनाने के लिए विपक्षी दल प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में पेट्रोलियम मंत्रालय के ठीक सामने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। दबाव बनेगा। अब जनता सड़कों पर उतर चुकी है, लगातार आम आदमी का जीवन इन्होंने दूभर कर दिया है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 100 रुपए से ऊपर जाने पर कांग्रेस ने ट्वीट किया, पेट्रोल हो गया 100 के पार, कर रही डकैती ये सरकार। कांग्रेस के नेता संसद में भी महंगाई पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। स्पीकर की मौजूदगी में ये तय हुआ था कि हाँ ये चर्चा होना चाहिए, क्योंकि महंगाई के मार से हिंदुस्तान के आम लोग मतलब तड़पते हैं, तिल तिल कर तड़पते हैं हिंदुस्तान के आम लोग। मैं पूछना चाहता हूँ, महाराष्ट्र राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा, बंगाल सबसे ज़्यादा पेट्रोल की कीमत वहाँ पे है। संवेदनशील तो जनता की नहीं दिख रही है, केवल केंद्र को बदनाम करने की वजह से वहाँ के लोगों को लगे कि यहाँ पेट्रोल बहुत महंगा है। उन्हीं 3 स्टेटों में पेट्रोल महंगा क्यों है? अपने गिरबान में कांग्रेस झांके पहले। सत्ता पक्ष के नेताओं के बयानों से साफ है कि तेल के बढ़ते दामों से राहत के फिलहाल कोई आसार नहीं, यानी आने वाले दिनों में आम जनता पर महंगाई की मार और बढ़ने वाली है।
और अब आपको सिस्टम की वो करतूत दिखाते हैं जिससे दिल्ली में रहने वाले लाखों लोग अपने फेफड़ों में जहरीली हवा भरने को मजबूर हैं। आप देखेंगे कैसे सरकार के नकारेपन ने दिल्ली में कूड़े का पहाड़ बना दिया और उससे रिसने वाली जहरीली गैस ने आसपास के रिहायशी इलाकों के लोगों की जान मुसीबत में डाल दी है। तो लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डालने वाली सरकार के खिलाफ 8422 840000 पर घंटी बजाइए। दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट पर सोमवार दोपहर लगी आग को तो बुझा लिया गया, लेकिन कूड़े के ढेर से उठ रहा धुआं और जहरीली गैसें इस पूरे इलाके में रहने वाले लोगों के लिए कई दिनों तक परेशानी पैदा करने वाली है। पिछले 24 घंटों में किसी को आंखों में जलन, किसी को सांस लेने की परेशानी के कारण अस्पताल जाना पड़ा। लैंडफिल साइट के ठीक सामने मुल्ला कॉलोनी और राजवीर कॉलोनी में करीब 40 से 50 हजार लोग रहते हैं। अब तक कूड़े के ढेर से आने वाली बदबू इन्हें परेशान करती थी, अब धुआं भी घरों के अंदर भर गया है। इस वक्त मैं दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट के ठीक सामने खड़ी हुई हूँ और मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे होंगे उसमें जाहिर सी बात है धुआं जो है वो निकल रहा है। पूरी तस्वीर एक बार आपको दिखा देते हैं अच्छे से कि किस तरह से इस वक्त यहाँ की तस्वीर है, क्योंकि कल यहाँ पर आग लगी थी। पूरी रात गुजर जाती है, सुबह हो जाती है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से जो आग है वो ठंडी नहीं हो पाई है। आप देखिए किस तरह से जो धुआं है वो निकल रहा है और चारों तरफ हवा में, और कह सकते हैं कि जो चारों तरफ है वो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा इसकी वजह से हो रहा है। सांस लेने में भी इतनी दिक्कत है। मामा हमारे साथ हैं, बुजुर्ग हैं, वो भी, उन्हें भी इतने ज़्यादा खांसी हो रही थी, बहुत ज़्यादा, और इतनी आग थी कि उसकी तपिश जो है ना कमरे तक में आ रही थी और इतनी ही गंदी स्मेल थी बहुत ज़्यादा कि बर्दाश्त नहीं हो रही। और अब भी देखो कितना धुआं है और ये भी ऐसे सांस के ज़रिए से जैसे अंदर जा रहा है। अब कल से इस तरीके से ये आग लगे पड़े है, चारों तरफ धुआं ही धुआं हो रहा है और हमारे बच्चों को, हमें बहुत ही सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही, हमें दिक्कतें हो रही है बहुत ज़्यादा। सरकार को इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए, हमारे लिए हमें बहुत परेशानी हो रही है इसके लिए। गाजीपुर की ये लैंडफिल साइट करीब 40 साल पुरानी है। उस वक्त ये दिल्ली के बाहर का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे इसके आसपास लोग बसना शुरू हो गए। होना ये चाहिए था कि उसके बाद इस लैंडफिल साइट को यहाँ से हटा दिया जाए, लेकिन हुआ इसका उल्टा। साल दर साल यहाँ कूड़े का ढेर बढ़ता ही चला गया और अब यहाँ करीब 140 लाख टन कूड़े का पहाड़ बन चुका है। यहाँ निकलने वाली गैस और सूखे पत्तों के कारण कई बार यहाँ आग लग चुकी है। इसके बाद भी नगर निगम और सरकार की तरफ से कोई हल निकालने की कोशिश नहीं की गई। हमें 22 साल तो मुझे हो गए और हमसे पहले ही कॉलोनी बसी हुई है, लेकिन आज तक इस खत्ते का कोई इंतजाम नहीं है। सरकार ने कोई सुधार नहीं करा है। यहाँ पर सांसद हैं, यहाँ के पार्षद हैं, यहाँ के विधायक हैं और यहाँ के एमसीडी के मेयर है, किसी का कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ लफाजी करते हैं, बयान देते हैं, काम कोई नहीं हो रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं घंटी बजाओ, आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। अभी की एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के बारामूला से सूचना मिल रही है। बारामूला के सोपोर में बुर्का पहने एक आतंकी ने पेट्रोल बम से भरे बैग से सीआरपीएफ कैंप पर हमला किया है। हमले की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिस के मुताबिक आतंकी ने पहले बैग में आग लगाई, फिर सुरक्षा बल के बंकर की तरफ फेंका। ये आप देख पा रहे हैं, तस्वीरें सामने आई हैं। जवानों की मुस्तैदी की वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। आप इन तस्वीरों में देखेंगे बुर्का पहने हुए एक शख्स आपको नजर आएगा और उसके बाद आप देखेंगे किस तरीके से इस पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया है। पुलिस ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक पहले बैग में आग लगाई गई, फिर सुरक्षा बल के बंकर की तरफ फेंका गया। बुर्का पहने आतंकी ने इस हमले को अंजाम दिया है। अभी की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के बारामूला से। बारामूला के सोपोर में बुर्का पहने एक आतंकी ने पेट्रोल बम से भरे बैग से सीआरपीएफ कैंप पर हमला किया। ये उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पास में ही लगे एक सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई हैं और ये देखिए किस तरीके से उसके बाद वहां से बुर्का पहने ये शख्स चंपत हो जाता है। ये जम्मू कश्मीर के बारामूला की तस्वीर आपके सामने है। और घंटी बजाओ की खास पेशकश अब आपको दिखा देते हैं।
युद्ध तो रूस और यूक्रेन के बीच जारी है, लेकिन पूरी दुनिया दिल्ली क्यों आ रही है? चाहे बात यूरोप की हो या फिर इजराइल की, सबके टूर प्लान में भारत क्यों दिखाई दे रहा है? आखिर क्या वजह है कि युद्ध का ऐलान करने वाले रूस के विदेश मंत्री भारत के प्रधानमंत्री से मिलना चाह रहे हैं और इसी मकसद से वो भारत आ भी रहे हैं? क्या भारत के पास है रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने वाली ताकत? और क्या पूरी दुनिया को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है वो भरोसा जो इस युद्ध के साथ साथ इसकी वजहों के बीच भी रास्ता निकाल सकते हैं? अमेरिका हो या चीन, एशिया हो या पूरा यूरोपियन यूनियन, यूक्रेन को नेटो में शामिल करने को लेकर युद्ध की स्थिति लाने वाले सभी देशों को अब भारत दिखाई दे रहा है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के 34 दिन बाद भी इस जंग के खत्म होने की कोई सूरत नहीं बन पा रही। लड़ाई में यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं, तो रूस को भी नुकसान हुआ है। ऐसे में रूस के खिलाफ लामबंद होने वाले और यूक्रेन को हथियार बंद करने वाले कई बाहुबली मुल्कों को भी भारत की उन दलीलों की अहमियत अब समझ आने लगी है जिनमें इस बात पर जोर दिया गया कि समस्या का समाधान बातचीत से ही होगा। लिहाजा युद्ध संकट खत्म करने का फॉर्मूला निकालने के लिए दिल्ली में अहम कूटनीतिक दौरों और बैठकों का सिलसिला तेज हो गया है। सवाल ये कि भारत के अलावा दुनिया का शायद ही कोई दूसरा देश अभी मौजूद है जिसका फोन रूसी राष्ट्रपति उठा सकते हैं। क्वाड समूह के देशों के नेता भारत से बात कर रहे हैं, तो रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के भी जल्द भारत दौरे का कार्यक्रम है। इतना ही नहीं, यूक्रेन और रूस के बीच मध्यस्थता की कोशिश कर रहे इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट को भी 2 अप्रैल को भारत आना था। हालांकि कोरोना संक्रमण के कारण उनका यह दौरा फिलहाल टल गया है, लेकिन सूत्रों की माने तो स्वास्थ्य लाभ करते ही इजराइल के प्रधानमंत्री जल्द भारत में होंगे। भारत का जो भी कंडक्ट रहा है फॉरेन रिलेशंस को लेकर, उसमें बहुत गंभीरता रही है। कभी भी उसके अंदर इस तरीके का रवैया नहीं रहा कि आप इसको पक्षपाती कह लें या अपॉर्चुनिस्ट कह लें। तो इस तरीके से भारत की एक किस्म की एक इमेज है जिसकी वजह से पूरी दुनिया भारत के पास आ रही है और भारत से उम्मीद रखती है कि वो इसमें मध्यस्थता करे या कम से कम युद्ध को समाप्त करने की दिशा में एक पहल उठाए। कुछ दिनों पहले भारत आए जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा खुलकर ये बात कह चुके हैं कि पीएम मोदी को रूस को रोकने और राष्ट्रपति पुतिन को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा ही कुछ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने भी पीएम मोदी से हुई अपनी शिखर वार्ता में कही थी। From Brisbane, Prime Minister Modi. इतना ही नहीं, दुनिया के कई देश भारत को रूस के साथ बेहतर रिश्तों की दुहाई देते हुए राष्ट्रपति पुतिन को संघर्ष विराम के लिए राजी करने का आग्रह कर चुके हैं। भारत अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ हुई बातचीत में इस बात को साफ कर चुका है कि वो रूस के साथ बातचीत के गलियारे खुले रखे जाने का पक्षधर है। बीते दिनों भारत आई अमेरिकी विदेश विभाग की वरिष्ठ अधिकारी विक्टोरिया न्यूलैंड के साथ हुई वार्ताओं में भी इस बात को सामने रखा गया। साथ ही भारत ने पश्चिमी देशों को ये बात भी बताई है कि अगर रूस को पाबंदियों के ताने बाने में ज्यादा बांधा गया तो इसका सीधा मतलब होगा कि उसे चीन के पाले में धकेल देना, जिसके रणनीतिक परिणाम नुकसानदेह ही होंगे। देखिए, भारत ही एक ऐसा मुल्क है जिसकी बात पुतिन साहब सुनेंगे। उसका कारण यह है कि भारत ने हमेशा से स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी बरती है और जहाँ तक रूस का सवाल है, हमारे बहुत पुराने उनके साथ में रिश्ते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं वो हमारे, और हम हमेशा हर कसौटी पर खरे उतरे हैं जब रूस और भारत के संबंधों की बात आती है। तो इस पॉइंट पर यह बात भी बताना बहुत ज़रूरी है कि जब S-400 की डील के ऊपर अमेरिका का हमारे ऊपर बहुत ज़बरदस्त दबाव था, हमने तब भी उस दबाव को दरकिनार करते हुए अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को सामने रखते हुए
हमने रूस के साथ अपने संबंध उसी तरीके से रखे और S-400 का निर्यात किया। बीते एक महीने के दौरान जब से युद्ध शुरू हुआ है, पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की से 2 बार फोन पर बात कर चुके हैं। साथ ही भारत यूएन में भी इस बात पर जोर देता रहा है कि किसी एक देश के खिलाफ पाबंदियों या हथियारों की बजाय कूटनीतिक व शांतिपूर्ण बातचीत से समाधान का रास्ता निकाला जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि युद्ध की इस विभीषिका के बीच भी भारत जैसे देश के शांति प्रयासों की अहमियत को पूरी दुनिया महसूस कर रही है। भारत की अहमियत को इस बात से भी समझा जा सकता है कि ब्रिटेन की विदेश मंत्री एलिजाबेथ ट्रस 31 मार्च को ही दिल्ली आ रही हैं। उनका ये दौरा रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की भारत यात्रा से पहले होगा। लावरोव की यात्रा तारीखों का अभी ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन संकेत यह है कि 30-31 मार्च को चीन में अफगानिस्तान मामले पर होने वाली बैठक के बाद रूसी विदेश मंत्री भारत में होंगे। भारत न सिर्फ अपनी बात का वजन रखता है, बल्कि इसकी भूमिका अमेरिका और रूस दोनों के लिए अहमियत रखती है। अमेरिका जहां कई बार यह स्वीकार कर चुका है कि उसकी इंडो पैसिफिक नीति का आधार ही भारत है, वहीं रूस भी भारत जैसे पुराने और महत्वपूर्ण रणनीतिक सहयोगी के साथ रिश्तों को तवज्जो देता है। ऐसे में यह भारत की जिम्मेदारी बनती है कि वो दोनों ध्रुवों के बीच शांति की कोशिशों अपनी भूमिका निभाए और दुनिया के लिए एक बेहतर भविष्य में योगदान भी दे। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 1 महीने से जारी युद्ध को खत्म करने के प्रयासों में अब भारत बड़ा भागीदार बनने जा रहा है। दोनों देशों के बीच जारी युद्ध खत्म करने का फॉर्मूला भारत में बनाने की तैयारी है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट की यात्राओं को इसी फॉर्मूले का एक हिस्सा माना जा रहा है। जिस हिसाब से दुनिया के बड़ी बड़ी ताकतों के लीडर्स दिल्ली का रुख करे हुए हैं और सब यूक्रेन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि पूरी दुनिया ये चाहती है कि भारत एक सेंट्रल रोल अदा करे। और अब जैसे जैसे परिस्थितियां इवॉल्व हो रही हैं, हमने देखा कि फ्रांस ने भी कोशिश करी, वो विफल हो गया। तुर्की की भी कोशिशें अभी तक सफल नहीं हुई हैं। इजराइल भी अभी तक उस तरीके की स्थिति में नहीं है कि रूस को और यूक्रेन को एक युद्ध विराम की ओर ले जा सके। तो भारत के ऊपर बहुत सारी उम्मीदें हैं और अब बिल्कुल समय आ गया है कि भारत इस लीडरशिप को स्वीकार करे और इस तरफ पहलकदमी करे। भारत के संबंध रूस के साथ पुराने और अच्छे हैं, तो अमेरिका के साथ भी उसके रिश्ते मजबूत हैं। ऐसे में भारत रूस और यूक्रेन के बीच तनाव कम करने में सहायक की बेहतर भूमिका निभा सकता है। इतना ही नहीं, भारत की दोस्ती उस इजराइल के साथ भी काफी मजबूत है जो रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। रिश्तों का ताना बाना कुछ इस तरह का है कि अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है, लेकिन उसकी साझेदारी इजराइल के साथ भी मजबूत है। इजराइल का एक खास नाता यह भी है कि वो भारत का दोस्त होने के साथ साथ राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के लिए भी बेहद मददगार है, क्योंकि ज़ेलेंस्की खुद भी एक यहूदी है। फरवरी महीने में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था और मार्च महीने में दुनिया के ताकतवर मुल्कों के ताकतवर नेता भारत दौरे पर आ रहे हैं और कई नेता अप्रैल महीने में भी भारत दौरे पर आने वाले हैं। इसका मतलब साफ है, चीन की तुलना में भारत की अहमियत विश्व की राजनीति में कितनी ज्यादा है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की भारत यात्रा के दौरान यूक्रेन संकट पर तो बात होगी ही, लेकिन साथ ही द्विपक्षीय अहमियत के कई मुद्दों पर भी बातचीत होनी है। इसमें रुपए और रूबल का कारोबारी तंत्र स्थापित करना, रूसी बैंकों के खिलाफ लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का निदान निकालना, साथ ही स्विफ्ट व्यवस्था का बहिष्कार और सैन्य साजो सामान की आपूर्ति में होने वाले संभावित व्यवधान समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत, विचार विमर्श और समाधान की कोशिशें शामिल होंगी। कहते हैं ना कि हर युद्ध या वार्ता के पीछे इकोनॉमिक्स होता है। इसी के मद्देनजर इसी हफ्ते रूसी सेंट्रल बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच
तकनीकी मुद्दों पर बातचीत होने वाली है। दरअसल स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से रूस के बाहर होने के बाद भारत चाहता है भारत रूस से जो रक्षा सामग्री जैसे S-400 मिसाइल सिस्टम, AK-203 असॉल्ट राइफल समेत तमाम डिफेंस सामग्रियों के लिए जो पेमेंट मोड है उसमें पूरी तरह से स्पष्टता हो। और भारत ये भी चाहता है कि रुपया रूबल भुगतान प्रणाली को सुव्यवस्थित और स्पष्टता के साथ स्थापित किया जाए। मिला जुलाकर भारत इस वक्त ड्राइविंग सीट पर है और दुनिया को नई रणनीति की दिशा यहीं से आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।